चलो, आज का टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो स्पेसिफिकली तुम लोगों के आईएससी बोर्ड के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ लोन। तुम लोग बोलेगा सर लोन, डिवेंचर तो लोन ही है ना। तो रीपेमेंट ऑफ लोन इज द रीपेमेंट ऑफ द डिवेंचर्स, इज द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। बहुत सिंपल सा चीज है, बट कंपनीज एक्ट का कुछ प्रोविजन अप्लाई हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्या बोला है? रिडम्पशन हम लोग जब करते हैं तो रिडम्पशन करते समय तुम्हारे पास बेसिकली कुछ कंसेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। तो वो क्या कंसेप्ट है ये समझते हैं। एक मिनट, हाँ, ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो, मैं एक चीज समझाता हूं, हमें रिडम्पशन करना है ना। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, देखो यहां पे हमें दो चीज समझनी है। दो चीज मतलब क्या समझनी है? हमें यह समझना है हाउ टू रीपे, किस तरीके से रीपे करेंगे। ठीक है, एंड वो रीपे करने के लिए पैसा कहां से आए। राइट, तुमको रीपे करना है तो रीपे किस तरीके से करोगे? रीपे हम क्या करेंगे सर? जो बंदा मेरे को लोन दिया उसको एक बार में पैसा लौटा देंगे। जो बंदा पैसा दिया है उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में पैसा लौटाएंगे। या फिर हम उसको क्या करेंगे, पैसा नहीं देंगे, हम काइंड में कुछ चीज दे देंगे इक्विवेलेंट। ऐसा हो सकता है ना। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, तो मेथड्स ऑफ रिडम्पशन की अगर हम बात करें तो रिडम्पशन करने के लिए हमारे पास ये थ्योरी में पूछा जा सकता है, हमारे पास क्या क्या मेथड्स होते हैं रीपे करने के लिए। एक मेथड मेरे पास होता है पेमेंट इन लमसम। लमसम मतलब क्या हुआ? एक बार में पैसा लौटा देंगे। मैंने किसी से 10 लाख का लोन लिया, मैंने उसको बोला 3 साल बाद आना, पूरा 10 लाख रुपया विथ इंटरेस्ट लेके चले जाना। दैट इज पेमेंट इन लमसम। दूसरा क्या होता है? पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट हो सकता है ना। मैंने बोला तुमने 10 लाख रुपया दिया है ना, हर साल मेरे से 2.5 2.5 लाख रुपया ले लेना और इंटरेस्ट भी ले लेना, तो 4 बार में तुमको हम पेमेंट करेंगे। दैट इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। देखो, हम लोग जो भी टॉपिक कर रहे हैं ना कंप्लीटली ही कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ रहे हैं। तो तुम लोग अगर जितना करवाया जा रहा है उतना भी अच्छे से करके जाओ ना, तो भी तुम लोग अच्छा मार्क्स स्कोर कर। तो अब आता है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट में हमारे पास दो तरीके होते हैं। वन इज बाय ड्रॉइंग्स अ लॉट। ये ड्रॉइंग्स अ लॉट का एक्चुअल मीनिंग होता है ना, बेसिकली हम लोग डिवेंचर्स का रिपेमेंट कर रहे हैं ना। सपोज कर लो मेरे कंपनी ने 10 लाख के डिवेंचर्स मार्केट में ऑफर किए, तो मैंने अगर 10 लाख के डिवेंचर्स मार्केट में ऑफर किए तो इन सच सर्कमस्टांसेस क्या होगा? पब्लिक ने सब्सक्राइब भी कर लिया। मुझे अब क्या करना है अल्टीमेटली? मैंने बोला एवरी ईयर आई विल रीपे ₹1 लाख नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। ठीक है, सबने सपोज कर लो 1 1 लाख रुपया के डिवेंचर्स लिए थे, 10 लाख रुपया दिया था, 10 लोगों ने लिया था। ठीक है, अब मैंने बोला हर साल मैं 1 1 लाख रुपया रीपे करूंगा। अब क्या है ना, इंटरेस्ट मिलेगा तुमको। लेकिन अब 3 जन को चाहिए था 1 लाख रुपया। संस्कार बोलता है मेरे को 1 साल बाद 1 लाख रुपया चाहिए, विश्वकांत बोलता है मेरे को चाहिए, नमन बोलता है मेरे को चाहिए। अब बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉब्लम ये राइज होगा, मेरे को तो 1 लाख ही पे करना है ना, तुम कैसे तीनों में को पे करें? तो हम लोग क्या करते हैं, लॉटरी निकालते हैं और किसी एक जन को पे कर देते हैं, तब कोई झमेला भी नहीं होता है। तो दैट इज अ ड्रॉइंग्स अ लॉट, मतलब बेसिकली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना ही। यहाँ पे एक तरीका और होता है, एक तरीका ये होता है परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट मतलब हम अपने कंपनी का डिवेंचर्स मार्केट से खुद खरीद लेते। तो मेरी लाइबिलिटी अगर मैं खरीद रहा हूं मतलब रीपे कर रहा हूं, राइट ना। तो बेसिकली परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट, दिस इज द थिंग। एंड लास्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स।
और यू कैन से न्यू डिवेंचर्स। हम इस डिवेंचर्स को या तो शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो डिवेंचर्स तो रीपे हो ही जाएगा, या डिवेंचर्स 12% इंटरेस्ट रेट का था, मैंने उसको 15% इंटरेस्ट रेट का बना दिया, तो भी तो 12% इंटरेस्ट रेट वाला डिवेंचर्स खत्म हो गया ना। तो दैट आर द वे जिसके थ्रू आप डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते। बस अब एक चीज और समझना, तुम्हारे सिलेबस में परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट नहीं है, लेकिन हाँ थ्योरी के लिए अगर पूछा जाए, थ्योरी में पूछ सकता है मेंशन एनी टू मेथड्स ऑफ रिडम्पशन, तो आपको मेंशन करना है वो कोई भी 3 मेथड में कोई भी 2 मेथड आप मेंशन कर सकते, वो सोर्सेज है, सोर्सेज नॉट द मेथड्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स भी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेथड्स नहीं है, मेथड्स है, नॉट इन योर सिलेबस। मतलब तुम्हारे सिलेबस में क्या है, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ दीज 2 पार्ट है, पेमेंट इन लमसम और बाय ड्रॉइंग्स अ लॉट, राइट। खाली सिलेबस में इतना ही पोर्शन है और कुछ नहीं। तो ये तो बात करी मैंने मेथड्स ऑफ रिडेम्पशन की, थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये आता है नेक्स्ट पार्ट, आप हाउ टू पे, ये तो समझ में आ गया, फ्रॉम वेयर टू पे। अब सपोज कर लो मेरे से मेरा लोन मेरे को देने वाला बंदा पैसा मांगने आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको पैसा दूंगा, कैश में दूंगा ना, कहां से दूंगा। तो ये ऐसा हो सकता है ना कि मेरे घर में जो पैसा पड़ा है मैं निकाल के दे दूं, ऐसा भी तो हो सकता है मैं अपने फ्रेंड से लोन लेके दे दूं, राइट ना। तो बेसिकली हमें समझना है सोर्स क्या है जहां से आप इसको रीपे करोगे, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट इज सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, फ्रॉम विच सोर्स आप पे करोगे। तो देखो एज पर द कंपनीज एक्ट ये बोलता है आप 2 तरीके से रीपे कर सकते हो। वन इज आप अपना कैपिटल से रीपे कर दो, मतलब पैसा जो पड़ा हुआ है, आपकी पूंजी जो पड़ी हुई है उससे पैसा रीपे कर दो, या दूसरा क्या करो, आप प्रॉफिट कमाए जहां से हो वहां से रीपे करो। तो प्रॉपर तरीका ये है, आपने लोन लिया क्यों था, बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए, आप जो कमाई हो रही है, आपकी अर्निंग हो रही है, वहां से रीपे करो, राइट। तो बेसिकली क्या हुआ, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन बेसिकली आर टू, वन इज आउट ऑफ कैपिटल। जब आप प्रॉफिट से रीपे नहीं करोगे तो कहां से रीपे करोगे, कैपिटल से रीपे करोगे, 2 ही वे है। और दूसरा तरीका क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट। सारी चीजें अभी नोट्स में भी लिखी हुई है, थोड़ी बहुत पोर्शंस जो मुझे समझानी थी मैं यहां पे समझा रहा हूं। आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से एक पार्ट आपको सेट असाइड करना पड़ेगा। अब यहां तक ये ध्यान रखना, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन आर 2, दैट इज वन इज आउट ऑफ कैपिटल, अनदर वन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड मेथड्स ऑफ रिडम्पशन आर 3, जिसमें तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड है, एक बार में पैसा लौटा दो या इंस्टॉलमेंट में पैसा लौटा, ठीक है, दैट्स इट। परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट नहीं है, कन्वर्जन नहीं है। अब हम लोग वापस से जो नोट्स गिवन है उसमें आते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, सर सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन में आपने आउट ऑफ कैपिटल बताया, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो मैंने क्या लिखा है, आउट ऑफ कैपिटल मतलब व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दिस टेक्निक इज नोन एज अ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। मतलब प्रॉफिट से कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि आप जब प्रॉफिट से कुछ रीपे करोगे ना, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आज मैं हूं, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, मैं आपको बोल के समझा रहा हूं, आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, राइट। बेसिकली आपको कुछ डाउट्स हुआ, आप मेरे से पूछोगे, तो बेसिकली एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज होगी ना, तो आप उससे पूछ लोगे, बिकॉज यू पीपल आर द नेचुरल पर्सन। हम लोग नेचुरल पर्सन है, लेकिन कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो बोल तो नहीं सकता है ना। तो आपको कुछ ऐसी एंट्रीज पास करनी पड़ती है जिससे पता चले कि ऐसा हुआ है। तो अगर आप प्रॉफिट से कुछ भी ट्रांसफर नहीं करते हो, दैट मीन्स रिडम्पशन कहां से हुआ है, आउट ऑफ कैपिटल। और अगर प्रॉफिट से कुछ ट्रांसफर होता है, इसका मतलब रिडम्पशन कहां से हुआ है, ऑफ प्रॉफिट। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। तो पहला पार्ट इज व्हेन नो प्रॉफिट आर सेट असाइड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। इन सच अ केस नो प्रॉफिट्स आर ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मतलब अपने जनरली क्या करते हैं, जब भी प्रॉफिट से रिडम्पशन करते हैं तो हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि पता चले बैलेंस शीट देखने वाले को कि अल्टीमेटली रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट का नाम चेंज कर देते हैं। प्रॉफिट का नाम चेंज करके क्या रख देते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो जो भी बैलेंस शीट देखेगा ना, उसको पता चलेगा अच्छा इन्होंने डिवेंचर को रिडीम करने के लिए प्रॉफिट से पैसा निकाल के रखा है।
तो प्रॉफिट को जब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या करोगे? प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है, आप प्रॉफिट को डेबिट करोगे, टू क्या करोगे? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, दिस वुड बी द एंट्री। लेकिन प्रॉफिट अकाउंट का नाम क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी सिर्फ नहीं, सरप्लस उसमें जो पैसा उससे ट्रांसफर करोगे। तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए आपको एंट्री पास करनी चाहिए, सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर, दैट इज डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जब कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट ये क्या बोलते हैं डीआरआर में, तो दैट इज नोन एज द रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान दो, कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट मतलब सेबी गाइडलाइन सेक्शन 71 सब सेक्शन 4, ये बोलता है कि आप 100% रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते हो। तो अगर यहां पे मैं तुमसे देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, मैक्सिमम रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कितना हो सकता है? 90% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स, राइट ना? तो ये सब एमसीक्यू कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात आ रही है कि आप सेबी गाइडलाइंस क्या बोलता है मुझे, वो बोलता है कि सर आपको 10% रिडम्पशन तो आउट ऑफ प्रॉफिट ही करना पड़ेगा। मतलब 100 रुपया का डिवेंचर रिडीम करना है तो 10 रुपया तो प्रॉफिट से ही ट्रांसफर करके रीपे करना पड़ेगा, 90 रुपया आउट ऑफ कैपिटल कर सकते हो, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इन द व्यू ऑफ सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 ऑफ द सेबी गाइडलाइंस 10% क्रिएशन ऑफ डीआरआर बिफोर रिडम्पशन कमेंसेस, मतलब आपको 10% नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स इशूड का डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में प्रॉफिट से निकाल के ट्रांसफर करना होगा मिनिमम। ठीक है, एंड ध्यान रखिएगा क्यों ऐसा करना होगा, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू रिडीम डिवेंचर्स प्योरली आउट ऑफ कैपिटल। प्योरली आउट ऑफ कैपिटल मतलब 100% आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन नहीं हो सकता है, आपको 10% आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना ही पड़ेगा। दिस इज द कंसेप्ट। रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जब आप कुछ अमाउंट प्रॉफिट से निकाल के ट्रांसफर करते हो डीआरआर में, तो इन सच अ केस दैट एक्टिविटी इज नोन एज द रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर 100% अमाउंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू आप प्रॉफिट से निकाल के डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो, तो दैट इज नोन एज द 100% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो क्या इज इट पॉसिबल टू रिडीम डिवेंचर्स 100% आउट ऑफ प्रॉफिट? यस, इट इज पॉसिबल। कंपनीज एक्ट बोलता है आप 100% रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल नहीं कर सकते हो, बट आप 100% रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कर सकते हो। ये सब एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आ जाओ, सेबी गाइडलाइंस कुछ है, क्या है देखो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको जो डीआरआर बनाना होगा ना, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10%, वो किसका होना चाहिए? 10% डिवेंचर रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले होना चाहिए, बिफोर डिवेंचर रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट्स। आपको 10%, किसका 10%? 10% ऑफ टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स इश्यूड। आपने जो भी डिवेंचर इशू करके रखा है उसकी टोटल नॉमिनल वैल्यू की। सर ये टोटल वर्ड का मतलब क्या है? देखो टोटल वर्ड का मतलब क्या है मैं बताता हूं। टोटल वर्ड का मतलब होगा, सपोज कर लो मैंने 10 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिवेंचर्स मार्केट में इशू की। ठीक है, मैंने बोला इससे मैं 2 पार्ट में रिडीम करूंगा, 2.5 लाख और 2.5 लाख, नहीं 2.5 लाख नहीं, 5 लाख और 5 लाख, 2 पार्ट में मुझे रिडीम करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, पहला 5 लाख जो मैं रिडीम करूंगा वो 31 मार्च 20 को रिडीम करूंगा, और दूसरा 5 लाख जो मैं रिडीम करूंगा वो 31 मार्च 22 को रिडीम करूंगा। तो आपका रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट कब हो चुका है? 31 मार्च 20 को, जब पहला रिडम्पशन आप कर रहे हो, राइट? पहला रिडम्पशन जब कर रहे हो आपका रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आपके पास 31 मार्च 20 के पहले या ऑन दैट डेट आपके पास डीआरआर में कितना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए? 5 लाख का 10% नहीं, टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स 10 लाख है, 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए किस अकाउंट में? डीआरआर अकाउंट। तो ध्यान रखिएगा टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड का 10% डीआरआर में। दिस इज द रिक्वायरमेंट, यहां पे यही चीज बताई गई है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इन सिंपल वर्ड ध्यान रखना, ये डीआरआर किसको बनाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा चीज पढ़नी नहीं है, क्योंकि हमने अभी जो क्लासेस करनी है बहुत फास्ट ट्रैक में करनी है। ठीक है, टू द पॉइंट बातें करनी है, तो हमें सिंपली ये ध्यान रखना है, ये डीआरआर बेसिकली कौन बनाएगा? सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी बनाएगी, अदर देन
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट। तो बेसिकली डीआरआर सिर्फ एंड सिर्फ इनको बनाना है। मतलब सर जो अदर कंपनीज है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो इन सच केस उनको डीआरआर बनाना ही नहीं है। मतलब वो 100% आउट ऑफ कैपिटल रीपे कर सकती है, यस दे कैन, ठीक है, दे कैन रीपे 100% आउट ऑफ कैपिटल। डीआरआर का प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है? डीआरआर का प्रोविजन सिर्फ एंड सिर्फ एप्लीकेबल हो रहा है अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट। तो इनको क्या करना है? वो 10% डीआरआर बनाना, दैट्स इट। डीआरआर बनाने के लिए आप जर्नल एंट्री क्या पास करोगे? डीआरआर बनाने के लिए योर जर्नल एंट्री शुड बी 31 मार्च को होगी ये एंट्री, क्योंकि ये एंट्री प्रॉफिट से निकाल रहे हो आप अमाउंट, और प्रॉफिट से कब निकालोगे? ईयर एंड में निकालोगे। तो एंट्री शुड बी सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट। कई बार बच्चे यहाँ पे एसओपीएल अकाउंट लिख देते हैं, मार्क्स कट जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल इज नॉट एन अकाउंट, तो अकाउंट मत लिखना। सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसके लिए देखो मैंने फिर से बताया कि ये क्या होगा अमाउंट? 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द टोटल डिवेंचर्स इशूड। क्लियर? याद रहेगा ये? एक पॉइंट यही याद रखना है कि डीआरआर कितना बनेगा। डीआरआर बनाने के लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? डीआरआर कौन बनाएगा? डीआरआर अनलिस्टेड कंपनीज बनाएगी। अनलिस्टेड कंपनी मतलब विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ओके। हाँ, और एनबीएफसी और एचएफसी को नहीं बनाना है। क्वेश्चन ये आता है क्या 100% आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन हो सकता है? देखो इस एंट्री में ही तुम लोग पूरा कंसेप्ट समझ ले रहे हो। 100% आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम हो सकता है। अब आइए, दो रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के। पहला, कंपनीज एक्ट बोलता है अनलिस्टेड कंपनी को अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसी डीआरआर बनाना पड़ेगा विच शुड बी 10% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड एंड दिस प्रोविजन शुड बी अप्लाइड जस्ट बिफोर डिवेंचर रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट्स। ये एक पार्ट है, इतना सारे बात का इतना सा जिस्ट है। दूसरा पार्ट, कंपनीज एक्ट ये भी बोलता है अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो तो रिडम्पशन जब होने वाला है उसके जो लास्ट 30 अप्रैल होगी, सपोज करो रिडम्पशन मेरा होने वाला है 31 मार्च 20 को, तो इसके पहले लास्ट 30 अप्रैल कब आएगी? 30 अप्रैल 19। तो बोलता है जब भी रिडम्पशन होने वाला है उसके पहले जो 30 अप्रैल आने वाली है उस दिन आप क्या करना, जो रिडम्पशन करने वाले हो, यहां पे सिर्फ रिडम्पशन की बात है, जो रिडम्पशन आप करने वाले हो फॉलोइंग जो भी पीरियड में, ठीक है, उस रिडम्पशन का 15% आप इन्वेस्ट कर देना टू गेट सम अमाउंट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, राइट। तो बेसिकली क्या है, एक एक्स्ट्रा गाइडलाइन है सेबी की, ये भी बिफोर रिडम्पशन स्टार्ट्स है। क्या गाइडलाइन है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गाइडलाइन है। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड गाइडलाइन क्या है? ये बोलता है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन। जिस ईयर में रिडम्पशन हो रहा है उसके पहले जो 30 अप्रैल है, इट्स नॉट नेसेसरी 30 अप्रैल, 30 अप्रैल के पहले भी कर सकते हो, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल इज अ डेडलाइन, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। जब भी रिडम्पशन कर रहे हो उसके जो लास्ट 30 अप्रैल आएगी वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होती है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। मैंने यही किया, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये कितना अमाउंट होगा? दिस अमाउंट शुड बी 15% ऑफ द डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड, राइट। इसको आपको इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। इन्वेस्टमेंट कहां पे करोगे? अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में करोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करोगे, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल करोगे। इन्वेस्टमेंट कर दिए। ये सर इन्वेस्टमेंट भी सबको करना है क्या? देखो किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल होगा हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर, हर लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग एनबीएफसीज एज वेल एज एचएफसीज, लिस्टेड एचएफसीज, लिस्टेड एनबीएफसीज। हर अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होगा अदर देन एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। अनलिस्टेड कंपनी के लिए डीआरआर प्रोविजन भी जो हो रहा है वो भी अदर देन ये एनबीएफसीज एंड एचएफसीज है। अब अपने आ जाओ, एप्लीकेबल सबके लिए सर, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दीजिएगा। बैंकिंग कंपनी को छोड़ देना, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ देना। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, मतलब बैंकिंग कंपनीज, ऑल अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबको छोड़ देना। क्यों? देखो यहाँ पे एक्सेप्ट किस किस को छोड़ना है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI, इसका मतलब होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई,
banking company, other financial institutions, unlisted NBFCs and HFCs, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है अदर देन, अनलिस्टेड में अदर देन NBFC एंड HFC है, ठीक है ना। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा है, बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, और दूसरा अनलिस्टेड NBFC एंड HFC पे अप्लाई नहीं, और सब पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बैंकिंग कंपनी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, याद रखना। अब सारी कंडीशन जब आप अप्लाई करोगे तो एक बार जस्ट रिकैप, फास्ट रिकैप, हम लोगों को रिडम्पशन जब करना है तो रिडम्पशन करते समय अगर अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन NBFC एंड HFCs, तो उन लोगों को जितना भी नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स उन्होंने इशू किया है उसका 10% DRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा बिफोर रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट्स, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, हर कंपनीज को चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, उसमें अनलिस्टेड में अदर देन NBFC एंड HFCs को इन्वेस्टमेंट प्रोविजन भी अप्लाई करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट प्रोविजन क्या है, जब भी रिडम्पशन स्टार्ट होने वाला है उसके लास्ट 30 अप्रैल को आपको 15% ऑफ द डिवेंचर्स टू बी रिडीम को इन्वेस्ट करना होगा, राइट। ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, अनलिस्टेड NBFC एंड HFC पे, और उसके अलावा बैंकिंग कंपनीज पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, राइट। डन, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक प्रोविजन था। अब जैसे ये सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएगी, आपको डिवेंचर को रिडीम तो करना है। डिवेंचर रिडीम करोगे तो एंट्री क्या करोगे, लेकिन डिवेंचर रिडीम करने के पहले भी एक काम करना, और वो काम क्या होगा, आपने जो ये इन्वेस्टमेंट करा है ना तो बेच देना, राइट। उसको बेचोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी रिसीव कर लेना। तो पहले जैसे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, TDS होगा तो देखो, अपने लास्ट क्लास कल ही के क्लास में अपने समझे थे कि इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं तो TDS भी तो पे करना रहता है। हम लोगों ने इसने एंट्री पास की थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स टू TDS, यहाँ पे वी आर रिसीविंग इंटरेस्ट। तो अगर उस समय तुम डिवेंचर होल्डर होता तो तुमको इंटरेस्ट मिलता तो तुम क्या एंट्री पास करता, बैंक अकाउंट डेबिटेड, मिलना था 100 रुपया लेकिन 90 रुपया ही मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपया, बैंक में 90 रुपया, तो 10 रुपया कहाँ गया, तुम्हारे भी हाथ में टैक्स चला गया, तो वो टैक्स तो गवर्नमेंट के पास गया ना, तो तुम उसको TDS कलेक्टेड नाम से दिखा देते हो। तो यहाँ पे भी कोई इंटरेस्ट के साथ TDS होगा तो योर इंटरेस्ट शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड TDS अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है ना सर, ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको क्लोज कर देना, और इसको क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास करोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, किससे क्लोज करोगे इसे, स्टेटमेंट ऑफ PL। अब एंट्री लिखा होगा शायद नीचे, नहीं लिखा होगा तो ध्यान रखना, क्लोज करना है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, अब इन्वेस्टमेंट को बेच देना, तो इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, जो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी एकेडमिकली कुछ दे दे, तो इन सच केस आप क्या करोगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करोगे, टू गेन ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, और लॉस होगा तो क्या करोगे, लॉस ऑन सेल डेबिट कर दोगे, राइट ना, ठीक है। अब इसके बाद आओ, अब रिडम्पशन करना है, तो रिडम्पशन करने के लिए रिडम्पशन की ड्यू एंट्री क्या होगी, आप डिवेंचर होल्डर्स को बोले भाई तेरा 100 रुपया तो देंगे ही, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो याद करो जिसके लिए तुम लोग इश्यू के टाइम पे एक्स्ट्रा एंट्री पास कर रहे थे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर, है ना, तो वही प्रीमियम तो एक्स्ट्रा दे रहे हो, तुम उसको 100 रुपया उसका नॉमिनल वैल्यू दे रहे हो, 10 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो, दैट इज अ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिवेंचर होल्डर्स 110 रुपया। अब ये 110 रुपया उसको पे कर दो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एंड आफ्टर सच रिडम्पशन तुम्हारा एक काम और होगा, जब तुमने डिवेंचर रिडीम ही कर दिया तब DRR क्यों दिखा रहे हो बैलेंस शीट में, लोगों को दिखेगा कि इतना वैल्यू का डिवेंचर रिडीम करना बाकी है, ये तो रिडीम कर दिया ना, तो ये DRR को निकालो और कहाँ ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में, क्योंकि पैसा तो ओनर का था, प्रॉफिट था, जनरल रिजर्व में डाल के छोड़ देते हैं। आफ्टर रिडम्पशन जो भी अमाउंट रहता है DRR में, दैट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें कुछ छोटा सा क्लॉज है, वो अपने सम्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, कंसेप्ट इतना ही है और कोई कंसेप्ट नहीं है रिडम्पशन, ठीक है। अब सम्स के थ्रू थोड़ा सा डिटेल कंसेप्ट समझते हैं। पहले हम आते हैं सम नंबर 1 में, एक बार सम रीड कर लो, मैं करके बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट सम में खाली सम्स का कंसेप्ट बिल्ड करो। यहां पे क्या बोला, 1 अप्रैल 13 को रेयन लिमिटेड ने, जो एक अनलिस्टेड नॉन NBFC HFC है, मतलब इसके ऊपर 10% DRR वाला प्रोविजन अप्लाई होगा, राइट ना, ये सब चीज देख के ये समझ जाना, 10% DRR का प्रोविजन अप्लाई होगा।
इन्होंने 2000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स 9% इंटरेस्ट रेट के 100 रुपया इच के 10% डिस्काउंट पे इशू किए थे, विच इज रिडीमेबल एट पार ऑन 31 मार्च 17। इसका मतलब एक चीज और रिलेट करो, ये ड्रॉइंग्स आप ये जो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करने वाले हो कि लमसम पेमेंट करने वाले हो? सर बोला है 31 मार्च 17 को पे कर देना, तो इसका मतलब इंस्टॉलमेंट में थोड़ी पे कर रहे हैं, एक बार में पे करेंगे, राइट? यानी लमसम पेमेंट है। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब्ड टू मीट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया कि 5,000 रुपया डीआरआर में ट्रांसफर कर देंगे 31 मार्च 14 को एंड बैलेंस 31 मार्च 15 को ट्रांसफर। डीआरआर में ट्रांसफर कितना करना था सर? नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इशूड कितनी थी? 2000 इंटू 100 मतलब 2 लाख। आपको इस 2 लाख का 10% चाहिए, तो 2 लाख का 10% कितना हो रहा है सर? 20,000, मतलब 20,000 रुपया डीआरआर में चाहिए था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बता दिया 31 मार्च को 5,000 ट्रांसफर कर देना, 31 मार्च 2015 को, और बैलेंस ट्रांसफर कर देना। आगे क्या बोल रहा है? 1 अप्रैल 16 को कंपनी ने इन्वेस्टमेंट प्रोविजन जो था वो भी अप्लाई कर दिया और अल्टीमेटली 31 मार्च 17 को डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेस इन द ईयर इन विच दे ऑकर। अगर ये नहीं भी बोलता तो तुम्हारे बोर्ड के अकॉर्डिंगली मैंने बता रखा है कि जो भी कैपिटल लॉसेस होंगे उसको तुमको जिस ईयर में ऑकर हो रहा है उसी ईयर में राइट ऑफ करना। आपको सिंपली एंट्री पास करनी है रिलेटिंग टू इशू एज वेल एज रिडम्सन। इंटरेस्ट को इग्नोर करना, सिर्फ इशू एंट्री एंड सिर्फ रिडम्सन एंट्री पास करनी है, ठीक है? चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 में अगर अपने आते हैं तो इन्होंने बोला इशू एंट्री भी पास कर देना आप। चलो हम लोग इशू एंट्री भी पहले पास कर देते। तो इशू की एंट्री अगर आप पास करोगे, इन्होंने 1 अप्रैल 13 को 2009% डिवेंचर 100 रुपए के डिस्काउंट पे इशू की, रिडीमेबल एट पार है। तो आप यहां पे एंट्री पास करने वाले हो। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पे अमाउंट कितना होना चाहिए? अमाउंट आपका यहां पे होगा 2000 डिवेंचर्स है इनटू हमने 100 रुपया के डिवेंचर्स को 10% डिस्काउंट पे इशू करा है ना, मतलब 90 रुपया आया मेरे पास। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? दूसरी एंट्री हमारी हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स है ना, 9% डिवेंचर्स 100 रुपीज, 90 रुपया डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो 10 रुपया है वो क्या है सर? डिस्काउंट ऑन इशू है, दैट इज ₹10। मल्टीप्लायर इज व्हाट? मल्टीप्लायर इज इनटू 2000। डन। एंट्री हो गई है। लास्ट क्लास तुम लोगों ने यही समझा था। इशू एंट्री डन। नाउ मूव टू द रिडम्पशन एंट्री। वैसे इशू आपने किया कब था? वैसे डेट शायद हम लोगों को पता है, तो डेट मेंशन करते हैं ना, 1 अप्रैल 13। डन। अब आप क्या करोगे? नेक्स्ट पार्ट सम्स में मेरे से पूछा जा रहा है रिडम्पशन की एंट्री पास करना सिर्फ। तो रिडम्पशन की एंट्री में देखो, सबसे पहले आपके पास क्लॉज आता है, रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले डीआरआर बना देना, राइट? 2 डेट्स याद रखना है, डीआरआर कब बन रहा है, इन्वेस्टमेंट कब करना है, एंड क्रोनोलॉजिकली फॉलो करना है। तो मैंने डीआरआर कब कब बनाना है सम स्पेसिफाई कर दिया। एक 31 मार्च 14 को बनाना है, दूसरा 31 मार्च 15 को बनाना है, और जो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे वो कब कर रहे हो? 1 अप्रैल 16 को। एक ऑर्डर फॉलो करना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पास की जाती है। तो पहला क्या है? 31 मार्च 14। तो आप सबसे पहले आ जाओगे 31 मार्च 14। 31 मार्च 14 मतलब इसी ईयर का 13-14, इसी ईयर का एंडिंग डेट है। तो एंडिंग डेट में मेरे को एक चीज और अप्लाई करना है। सम ने बोला जो भी कैपिटल लॉसेस अराइज होंगे कंपनी उसी ईयर में राइट ऑफ कर देता है। तो डिस्काउंट ऑन इशू को राइट ऑफ करना होगा ना, किसके थ्रू राइट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू। वैसे एज पर द सम इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कितना अमाउंट था? 20,000 ना। टू रिक्वायर्ड नहीं है सर एज पर द सम, क्योंकि सम में बोला इशू एंड रिडेम्पशन की एंट्री पास करो और कोई एंट्री डिमांड नहीं किया है। ये एज पर द सम रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे जस्ट बताना था कि आपको ये एंट्री पास करनी है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। ये तो हो गया, लेकिन 31 मार्च 14 को सर कुछ हुआ है। इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 5,000 रुपया डीआरआर में ट्रांसफर किया है। तो आप एंट्री क्या करोगे इस दिन? डीआरआर की एंट्री क्या होती है वो एंट्री पास कर दो। क्या हो जाएगी? सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट
टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, अमाउंट इज ₹5,000। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। सर ये पार्ट तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट तुम्हारा डेट क्या है जिसमें तुमको कुछ एंट्री पास करनी है? नेक्स्ट डेट इज 31 मार्च 15। आपको डीआरआर कितने अमाउंट का बनाना था? देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, आपको डीआरआर जो बनाना था दैट वाज ऑफ ₹20,000। आपने अभी तक डीआरआर का कितना अमाउंट बनाया है? 5,000। तो बैलेंस कितना बचा हुआ है? 15,000। मेक अ डीआरआर 15,000 का। यहां पे आप फिर से एंट्री पास करोगे, सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर 15,000। मतलब डीआरआर का सारा कोटा, सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट सर रिडम्पशन के पहले मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहां पे तो डेट बोल दिया 1 अप्रैल 16, नहीं बोलता तो आपको रिडम्पशन करना कब है? 31 मार्च 17। इसका जो लास्ट 30 अप्रैल होगा वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते। तो यहां पे लेकिन 1 अप्रैल 16 को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो 1 अप्रैल 16 को एंट्री पास करोगे, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? यहां पे अमाउंट की अपनी बात करेंगे, आप कितना रिडम्पशन करने वाले हो? 2 लाख। तो 2 लाख जो रिडीम करने वाले हो दैट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स इनटू 15%, 30,000। आप 30,000 इन्वेस्ट कर दो। अब क्या करना है आपको? 31 मार्च 17 को दैट इज द ड्यू डेट फॉर रिडम्पशन। आपको डिवेंचर्स को रिडीम करना है, लेकिन डिवेंचर रिडीम करने के पहले इस इन्वेस्टमेंट को बेच देना। इंटरेस्ट हो तो रिसीव कर लेना। सर सब में इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया है तो क्या करें? इग्नोर कर देना। आप क्या करोगे? इस इन्वेस्टमेंट को बेच दो। इन्वेस्टमेंट को किस प्राइस पे बेचा जा रहा है बताया क्या? नहीं बताया। तो जो वैल्यू है उसी वैल्यू पे बेच देना। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। ये सब स्टेप्स याद रखना। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRI, अमाउंट इज ₹30,000। यू हैव सोल्ड द इन्वेस्टमेंट। आफ्टर दिस सेल आप क्या करोगे? डिवेंचर रिडीम करो, उनका रिपेमेंट करो। तो रिडीम करने के लिए आप क्या करोगे? आप बोलोगे डिवेंचर होल्डर्स तुमको डिवेंचर्स का पैसा देना है, मुझे 9% डिवेंचर्स का अमाउंट देना है। कितना देना है? 2 लाख रुपया। कुछ मुझे प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड है क्या? नहीं देना है, हम समझाने के लिए डाल दिए नहीं है। तो फिर डिवेंचर होल्डर्स को आपको देना कितना है? 2 लाख। पे कर दो। तो पे करने के लिए एंट्री क्या करोगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹2 lakhs। आफ्टर दिस अब एक पार्ट बच गया। सर ये जो डीआरआर आपने बनाया था ना 5,000 का और 15,000 का, टोटल में 20,000 का, अब उसका कोई काम नहीं है क्योंकि डिवेंचर रिडीम हो चुके हैं। तो इनको आप ले जाके ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व में। डीआरआर अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व, द अमाउंट इज ₹20,000। तो दिस इज द प्रोसेस जिसमें सारी एंट्रीज कवर्ड हो चुकी है। समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट आते हैं। पूरा रिवाइज कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 2, 4 प्रॉब्लम से चारों सॉल्व करनी है। अभी पहले प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? प्रॉब्लम नंबर 2 में मेरे पास 1/4/16 को 10% डिवेंचर्स है 14 लाख के, जिसके ऊपर मुझे प्रीमियम और रिडम्पशन देना था, वो भी मैंने बना रखा है 1,40,000 का। मतलब देखा जाए तो 10% प्रीमियम और रिडम्पशन होगा इशू करते समय। यहां तो बैलेंस दे रहा है ना, इशू की एंट्री नहीं पास करनी है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी मैंने 75,000 का बना के रखा है, यानी डीआरआर का प्रोविजन इस कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो क्वेश्चन ये आता है सर डीआरआर बनना कितना चाहिए था? देखो 14 lakhs का 10%, मतलब योर डीआरआर मस्ट बी ₹1,40,000। ये डीआरआर होना चाहिए। हमेशा ये सब चीज पे ध्यान देना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है शिखर लिमिटेड बोल के कोई कंपनी है, मतलब बैंकिंग कंपनी तो नहीं है।
अनलिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी तो नहीं है, बता देगा वो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोविजन भी अप्लाई होगा। अब मेरे पास बात आती है कि सर 1 अप्रैल 16 को दिया हुआ है, डिवेंचर रिडीम कब होने वाला है? 10% डिवेंचर, सॉरी डिवेंचर रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। पहला कब पे करेंगे? 31 मार्च 18 को, मतलब डिवेंचर रिडम्पशन प्रोसेस 31 मार्च 18 को स्टार्ट हो जाएगा। 31 मार्च 18 तक में तुम्हारे पास 1,40,000 डीआरआर में होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सम में क्या बोला है। टू मीट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डीआरआर में अमाउंट 31 मार्च 17 को ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस अमाउंट क्यों बैलेंस बोल रहा पता है? अरे भाई 1,40,000 चाहिए था, 75 तो ऑलरेडी डीआरआर में डाला जा चुका है पहले से, तो 31 मार्च 17 को जो एक्स्ट्रा अमाउंट और चाहिए टू मेक डीआरआर 1,40,000 उतना हम ट्रांसफर कर देंगे। तो पहली एंट्री वहीं से स्टार्ट करते हैं, 31 मार्च 17 को डीआरआर बनाना है। तो मैंने एंट्री पास की सम नंबर टू मैंने एंट्री यहां पे पास की। सबसे पहले 31 मार्च 17 को सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर, सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर। कितना अमाउंट चाहिए सर? 1,40,000 चाहिए था, जिसमें मेरे पास ऑलरेडी 75,000 पड़ा हुआ है। कितना? 65,000 का रिक्वायरमेंट है, डाल दिया मैंने। और जैसे ही मैंने 65,000 डाला, देखो क्या हुआ, डीआरआर का प्रोविजन कंप्लीट। अब डीआरआर के बारे में नहीं सोचना है। डिवेंचर आप रिडीम कब करने जा रहे हो? आप डिवेंचर रिडीम करने जा रहे हो 31 मार्च 2018 को। तो जब भी रिडीम करते हो ना, तो एक इन्वेस्टमेंट प्रोविजन अप्लाई हो जाता है। उसके पहले जो 30 अप्रैल आ रही है, उसका 15% इन्वेस्ट कर देना। हम यहां पे देखेंगे उसके पहले 30 अप्रैल क्या आएगी, 31 मार्च 2018 के पहले 30 अप्रैल कौन सी आएगी? 30 अप्रैल 2017। ये लोगों ने बोला भी है 30 अप्रैल 2017 को आपने रिक्वायरमेंट फॉलो किया कंपनीज एक्ट का रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, 12% इंटरेस्ट रेट पे आपने इन्वेस्ट कर दिया। टीडीएस भी एप्लीकेबल है 10%। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 30 अप्रैल 2017 एंट्री शुड बी डिवेंचर रिडम्पशन। आप चाहो तो थोड़ा सा स्पेसिफिक हो सकते हो, क्योंकि 12% इंटरेस्ट रेट है ना। 12% डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये जो अमाउंट होगा ना, ये कितना होना चाहिए पता है? ये जो अमाउंट होना चाहिए वो 14 लाख का 10% जैसे लिए, वो टोटल अमाउंट का 15% नहीं लेंगे। जितना डिवेंचर रिडीम होने वाला है सिर्फ उसका 15%। तो 31 मार्च 18 को आप कितने वैल्यू के डिवेंचर रिडीम करने वाले हो? 7 लाख, क्योंकि 2 पार्ट में पे करोगे 14 लाख को, तो 7 लाख 7 लाख, तो 7 लाख। तो आप इन्वेस्टमेंट जो करोगे, इन्वेस्टमेंट आपका 7 लाख जो डिवेंचर रिडीम होने वाला है उसका 15% होगा। द अमाउंट इज 1,05,000। आपने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो समझना। तब डीआरआर नहीं बनाते, क्योंकि 1,40,000 का डीआरआर चाहिए, तुम तो एक्स्ट्रा बना के रखे हो। 10% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ पे बेसिकली अपने क्या कर रखे हैं, तुम जो बोला 1.5 लाख का डीआरआर था, तो तुम्हारा तो डीआरआर ज्यादा का था, तो कुछ नहीं करना है तुमको। चलिए नेक्स्ट आइए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 10%, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है। अब यहाँ पे बात आती है, सर हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी 15% जरूरी नहीं है, 15% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। तुम 80% इन्वेस्टमेंट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 15% जो करना जरूरी है, उससे ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, ये तो हो गया 30 अप्रैल 2017 का काम। अब एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर इंस्टॉलमेंट में रीपेमेंट होता है तो वो भी समझना है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे सर 31 मार्च 18 को मुझे क्या करना है, डिवेंचर को रिडीम करना है। मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट को बेच देना, ठीक है, तुमने आज इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। कब बेचा? अभी रुकना, बेचना मत, लिखना मत एंट्री, समझ लो। आपने 31 मार्च 18 को इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। फिर क्या हुआ, आपको फिर 31 मार्च 2019 को 7 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है। उसके लिए प्रोविजन होगा, जब रिडीम करना है उसके लास्ट 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल 2018 को
फिर 7 लाख का 15% इन्वेस्ट करना होगा। तो कंसेप्ट ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट रेकरिंग बेसिस पे करना पड़ रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट को मत बेचें, इन्वेस्टमेंट को मेंटेन कर लें। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे क्योंकि हमको फिर अभी 1 महीने बाद 31 मार्च 2018 को बेच देंगे, फिर मेरे को 30 अप्रैल 2018 को इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाएगा। तो बेटर है कीप इट, इसको मत बेचो, मेंटेन कर लो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे, और ये जरूरी है, मैंडेटरी है। तुम लोगों को जनरली क्या होगा, तुम प्रैक्टिकल लाइफ में बोल सकते नहीं सर हम बेच देंगे फिर वापस इन्वेस्ट कर देंगे, कर सकता है, बट तुम लोगों का बोर्ड बोलता है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर रेकरिंग इन्वेस्टमेंट करना होगा तुमको तो इन सच अ केस यू हैव टू मेंटेन द इन्वेस्टमेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो नहीं, लेकिन इंटरेस्ट तो रिसीव करेंगे ना, तो इंटरेस्ट रिसीव करो। इंटरेस्ट रिसीव करते समय आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस भी है, टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन DRI। ध्यान देना, आपने इन्वेस्टमेंट करा था 30 अप्रैल को, आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो 31 मार्च को, बीच में 11 मंथ्स है तो इंटरेस्ट 11 मंथ्स का ही हो। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो रिसीव करोगे आप 1,05,000 के ऊपर 12% फॉर 11 मंथ्स रिसीव करोगे। कितना अमाउंट आ रहा है, 12,600। दिस इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अमाउंट इंटरेस्ट का था 11,1,550 जिसमें 10% टीडीएस है, तो सर 11,550 माइनस 1,155 यानी यू हैव रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,935, नहीं सॉरी 395, राइट ना। अब आप आइए, इन्वेस्टमेंट मत बेचना क्योंकि रेकरिंग इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक ना। कई बार एक्स्ट्रा और कम होता है तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जो एक सम है उसमें अपने करेंगे। अभी अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, सर इस इंटरेस्ट को क्लोज करके खत्म करते हैं ना, भूल गए तो क्लोज कर दो, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, क्लोज इट। तो एंट्री क्या होगी, सेम डेट में, इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट। एक ही बात है, तुम कौन सी डेट में क्लोज कर रहा है, 31 मार्च को, 31 मार्च को क्लोज कर, तो तुम बाद में क्लोज करते कोई दिक्कत नहीं है। 2 SOPL, अमाउंट इज 11,550, डन। इंटरेस्ट तो क्लोज हो गया, रिडीम करना नहीं है इन्वेस्टमेंट, तो अब क्या करें, डिवेंचर्स को तो पैसा दे दे, डिवेंचर होल्डर्स को। तो एंट्री शुड बी, डिवेंचर्स कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट का था, 10%, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड 7 लाख। प्रीमियम भी तो है सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड कितना, सर 70,000 लिख रहे हो, यहाँ पे तो 1,40,000 दिया हुआ है, 1,40,000 जो दिया हुआ है पूरे 14 लाख का है, 7 लाख का कितना होगा, 70,000। तुम रेट देख लो ना, 10% रेट है, 7 लाख का 10% कितना होगा, 70,000। या इसका मतलब मुझे डिवेंचर होल्डर्स को 7,70,000 पे करना है। मैं पे कर देता हूं, यस सर पे कर दो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 7,70,000। अब एक पार्ट और, DRR जर्नलिज्म में ट्रांसफर करना। सर आप तो बोले थे कंप्लीट होने के बाद, कंप्लीट मतलब जैसे ही रिडम्पशन करोगे उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट DRR में डाल देना। 7 लाख के लिए DRR कितना बना था, 10%, 70,000 ना, 70,000 ट्रांसफर करो जनरल रिजर्व में, DRR अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व 70,000। क्यों 70,000 सर, क्योंकि जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स रिडीम किए हैं उसके लिए जो DRR था वो मैंने ट्रांसफर करके खत्म। अब फिर से प्रोसेस में मूव करो। प्रोसेस इज अगेन, आपको 31 मार्च 19 को डिवेंचर को रिडीम करना है, 7 लाख का ही डिवेंचर रिडीम करना है। तो उसके पहले एक प्रोविजन आता है, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन, 7 लाख का 15% आपको ऑन और बिफोर 30th अप्रैल, लास्ट 30th अप्रैल इन्वेस्ट करना है, दैट इज 30th अप्रैल 18 तक को इन्वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि हम तो 7 लाख का 15% ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको मेंटेन कर रहे हैं, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट प्रोविजन नहीं अप्लाई करना है क्योंकि किया हुआ अप्लाइड। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ठीक है इन्वेस्टमेंट प्रोविजन नहीं अप्लाई करेंगे तो रिडीम तो करेंगे। अब अपने आएंगे 31 मार्च 19, इन्वेस्टमेंट फर्दर रेकरिंग होगा क्या, खत्म हो गया, पूरा डिवेंचर रिडीम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट को फर्दर रखने की जरूरत नहीं है, बेच दो, लेकिन बेचने के पहले इंटरेस्ट रिसीव कर लो।
तो इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिटेड, टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई। यहां पे इंटरेस्ट कितना आएगा पता है, पूरे 12 महीने का आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके पास 1 अप्रैल 18 को भी था ना, 31 मार्च 19 तक भी है, मतलब पूरा 12 महीने तक है। तो पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट होगा यहाँ पे 1,05,000 के ऊपर 12%, 12,600, 10% टीडीएस 1,260 का टीडीएस। तो अब अमाउंट कितना हुआ भाई मेरे पास, 11,340। इंटरेस्ट को क्लोज कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन DRI डेबिट टू SOPL, कितना अमाउंट है, 12,600। डन। इंटरेस्ट ऑन DRI टू SOPL। नाउ डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा दे दो, तो अगेन सेम एंट्री, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 7 लाख। बेचा नहीं क्या इन्वेस्टमेंट को, अच्छा सॉरी, इन्वेस्टमेंट को बेच दो, सॉरी हम यहाँ पे छोड़ दिया है, इन्वेस्टमेंट बेचे नहीं है, सेल इन्वेस्टमेंट जो प्राइस है उसी प्राइस पे बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 12% DRI 1,05,000। आप डिवेंचर होल्डर्स को उनका पैसा दे दो, तो एंट्री पास कर दो, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड ₹7 lakhs, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड 70,000, टू डिवेंचर होल्डर्स 7,70,000। नाउ पैसा इनका दे दो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट ₹7,70,000। एंड आफ्टर दिस कुछ DRR में बचा हुआ है क्या, DRR में 1,40,000 डाला गया था, 70,000 कैंसिल कर दिया था आपने, जस्ट देखो यहाँ पे कैंसिल किया था, ये रहा 31 मार्च 18 को, जब 50% डिवेंचर रिडीम हो गया था तो 50% DRR में भी चला गया था, DRR का अमाउंट जनरल रिजर्व में चला गया था। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अब बैलेंस अमाउंट DRR से निकाल के जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। एंड कितना अमाउंट निकालोगे, 7 लाख का 10%, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर रिडीम्ड इज 7 लाख, उसका 10% जो DRR में डाला गया था हमने उसे जनरल रिजर्व में डाल दिया। दिस इज द कंप्लीट सम, पूरा रिडम्पशन हो चुका है। अब तुम डिवेंचर रिडीम कर दिया ना, तो जब भी रिडीम करे ना, तो जितना नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर रिडीम कर रहा है ना, उसका 10% DRR से निकाल के जनरल रिजर्व, कोई सेम चीज किया था, तो जितना नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिवेंचर रिडीम किया था उसका 10% ट्रांसफर कर दिया। प्रॉब्लम नंबर 3 में आ जाओ और सम रीड कर लो। सम्स में क्या दिया हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 18 आर लिमिटेड जो एक अनलिस्टेड NBFC NHFC है, मतलब 10% DRR बनाना होगा, उसने 1,100 रुपया ईच के डिवेंचर्स को पार पे इशू किया, रिडीमेबल एट प्रीमियम है। तो मेरे को ये देखना है DRR कितने का बनेगा, तो DRR जो मुझे बनाना होगा दैट शुड बी 1,000 इंटू 100, दैट इज 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट DRR बनना चाहिए, 10%, दैट इज 10,000। मतलब मेरे को ये पता चला कि 10,000 का DRR बनना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अभी आगे। और रिडीम करना है 31 मार्च 20 को। इश्यू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है टू मीट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 6,000 रुपया DRR में 31 मार्च 19 को ट्रांसफर कर दिया और बैलेंस 31 मार्च 20 को ट्रांसफर किया जा रहा है। बैलेंस कितना, 4,000, राइट। मतलब 6,000 पहले से था, 4,000 31 मार्च 20 को DRR में ट्रांसफर कर दिया गया। द कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कब करोगे, 31 मार्च 20 को तुम्हारा डिवेंचर रिडीम होने वाला है,
तो 31 मार्च 20 को अगर रिडीम होने वाला है तो उसका लास्ट 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल 19 को तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा कितना, 1 लाख का 15%, मतलब 15,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, हम पूरा कंसेप्ट बता दें। तो यहाँ पे 30 अप्रैल 19 तक में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है 15,000 रुपया, राइट। अब आगे क्या बोल रहे हैं, द इन्वेस्टमेंट वेर इनकैश्ड एंड द डिवेंचर्स वेर रिडीम्ड ऑन द ड्यू डेट, इट इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेस इन द ईयर इन विच दे ऑकर। ठीक है, अब अपनी बात आते हैं सम्स क्या पूछा है, ये तो हम लोग पूरा कंडीशन समझ लिए। सम्स क्या पूछा है, सम्स मेरे को बोल रहा है डीआरआर अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर 1920 एंड 2021। 2021 में डीआरआर रहेगा क्या, नहीं कुछ गड़बड़ है, चेंज कर लेते, रुक जा। हाँ, इट शुड बी 1819 एंड 1920। चलो 1819 एंड 1920 इनका अकाउंट बनाने बोला है डीआरआर का, तो एक डीआरआर अकाउंट बनाते हैं छोटा सा डीआरआर, और साथ साथ शायद हमें डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट बनाने भी बोला है कि डिवेंचर अकाउंट बनाने बोला, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, डीआरआर अकाउंट, एंड इसके साथ साथ आप डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट भी बनाओ। देखो आप एक चीज सोचो, आपने डीआरआर बनाया कब, पहला डीआरआर 31 मार्च 2019 को बनाया, आपने एंट्री पास की होगी सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर कितना, 6,000। तो डीआरआर अकाउंट में क्या करोगे, 31 मार्च 19 बाई सरप्लस इन एसओपीएल 6,000। ठीक है, और डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट भी बनाने बोला है, ओनली फॉर द ईयर 2021 ही बनाने बोला है, बट ये भी शायद 2021 तक का नहीं बनेगा, यहां पे भी करेक्शन है, ये 1920 होगा। करेक्शन कर लेना सबको ही, ओके। आ जाओ यहां पे, अब क्या करना है देखो, हम लोग डीआरआर अकाउंट में पोस्टिंग तो कर दिए, अभी और कुछ नहीं हो रहा है सर, तो 31 मार्च 19 को ईयर एंड में मेक इट बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन एंड द अमाउंट इज 6,000, जिसको आप नेक्स्ट ईयर 1/4/19 को ब्रॉट डाउन करोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 6,000। ठीक है, पहले ये 6,000 का बैलेंस तो होगा ना, के बाद होगा मतलब करेंगे, देखो 1/4/19 को बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर दिए, अब 31 मार्च 20 की डेट में फिर बनाएंगे डीआरआर, तो उस समय फिर एंट्री पास करेंगे सरप्लस इन एसओपीएल डेबिट टू डीआरआर, उसकी लेजर पोस्टिंग कर दो, तो लेजर पोस्टिंग आप करोगे 31 मार्च 20 बाई सरप्लस इन एसओपीएल, अमाउंट कितना हो जाएगा 4,000, पहले से 6,000 था, अब 4,000 आ गया, अब समझ में आया तुमको। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 31 मार्च 20 को तो हम डिवेंचर को रिडीम कर दिए, तो जैसे ही डिवेंचर रिडीम करते हो, मैंने क्या बताया था, डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देते हो, जनरल रिजर्व में। अब 31 मार्च 20 को डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर, टू जनरल रिजर्व 10,000, दिस इज द थिंग, ये अकाउंट मेरा क्लोज्ड हो चुका। आया समझ में डीआरआर अकाउंट। देखो लेजर पोस्टिंग में तुम लोग को आना चाहिए, सब पूछ सकता है ऐसा, अब पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन आता है डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट कैसे बनेगा सर, तो डिवेंचर होल्डर्स कब पुल है, ईयर एंड में, तो डिवेंचर को रिडीम करने के लिए तुम क्या एंट्री पास करते हो, डिवेंचर कितने परसेंट का था, 8%, हम लोग डिवेंचर को रिडीम करने के लिए एंट्री पास करते हैं 8%, डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, कितना अमाउंट है 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्शन भी है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट डेबिटेड, रिडीमेबल एट 6% प्रीमियम, 6,000 रुपया, टू डिवेंचर होल्डर्स 1,06,000, दिस इज द वन एंट्री। एंड दूसरी एंट्री आप करते हो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 1,06,000,
सम इज सेइंग इसमें जो आपने ये डिवेंचर होल्डर्स को क्रेडिट किया, डिवेंचर होल्डर्स को डेबिट किया, तो अकाउंट बना दो ना, मतलब इस लेजर जर्नल की लेजर पोस्टिंग कर दो और कुछ नहीं है। तो अब जर्नल की लेजर पोस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां तक हो गया ना सबका। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 31 मार्च 20 को लिखा बाई 8% डिवेंचर्स ₹1,00,000 बाई प्रीमियम ऑन रिडम्सन ₹6,000। दूसरा पोस्टिंग क्या होगा, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ₹1,06,000। दैट्स इट, हो गया। है समझ में? चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये तो हुआ प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 4 दैट इज द लास्ट सम आज के लिए भी और तुम लोग के इस टॉपिक के लिए भी। एक बार सम रीड कर देखो। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या दिया गया है, कंपनी ने पीयू लिमिटेड लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एनबीएफसी मतलब डीआरआर, डीआरआर नहीं चाहिए। डीआरआर किसको चाहिए, अनलिस्टेड को। ये लिस्टेड है मतलब डीआरआर नहीं चाहिए, लेकिन डीआरआई करना पड़ेगा, है ना। बोल रहा है कि 6,000 डिवेंचर है, 100 रुपये इच के, इसको इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है। 31 मार्च 19 को 3,000, 31 मार्च 20 को 1,500, 31 मार्च 21 को 1,500। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिटेल्स तुमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है ओनली टू रिकॉर्ड द परचेज एंड सेल ऑफ डीआरआई, बस फ्रॉम द ईयर ऑफ रिडम्पशन ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द डिवेंचर्स टू द डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट। मतलब सिर्फ एंड सिर्फ तुमसे डीआरआई का कंसेप्ट पूछा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पूरा ही बता दे रहे हैं, बीच में बता देगा देखो ये पूछा नहीं है। तो आप यहां पे आओ, आपको डिवेंचर के लिए डीआरआर तो बनाना नहीं है क्योंकि लिस्टेड एनबीएफसी है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ डिवेंचर को रिडीम करना है। तो पहला डिवेंचर आप कब रिडीम करने जा रहे हो, 31 मार्च 19 को 3,000 इंटू 100 इसको रिडीम करने जा रहे हो। इसके ऊपर 15% का इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो 3,000 इंटू 100 कितना हो जाता है, आप 3 लाख का 15% 45,000 है ना। 45,000 का तुमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, 31 मार्च 19 के पहले जो 30 अप्रैल आती है, मतलब 30 अप्रैल 2018 को। तो अपनी ये डेट नोट डाउन करो और मूव ऑन करो। प्रॉब्लम नंबर 4, 30 अप्रैल 2018 पहली एंट्री आप पास करोगे, डीआरआई अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, डीआरआई टू बैंक। कितना अमाउंट होना चाहिए, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था 45,000, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 31 मार्च 18 को, सॉरी 18 नहीं 19 को डिवेंचर को रिडीम करना है। ये एंट्री सब में पूछा नहीं गया है, हम समझा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो जो एंट्री नहीं पूछा ना हम ब्लॉक कर देगा, देखो ये नहीं पूछना है, लेकिन एक बार बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, 31 मार्च 19 को आपको डिवेंचर को रिडीम करना है। तो डिवेंचर रिडीम करने के पहले अपने क्या करते थे, इंटरेस्ट रिसीव करते थे। सर इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया हुआ तो कैसे रिसीव करेंगे, इग्नोर। इन्वेस्टमेंट को बेचते थे, यहाँ पे बेचे नहीं सर, रेकरिंग इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन 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 रेकरिंग इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 1,500 डिवेंचर्स को रिडीम करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली इंटू 100 इंटू 15%, मतलब इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 500। तुम इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, ज्यादा क्यों रखिएगा, जितना ज्यादा बेच दो, जितना ज्यादा बेच दो। अगर कम होता, सपोज को यहाँ पे तुमको 50,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 45,000 का, यानी तुमको 5,000 और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ नहीं करना है, यहाँ पे तो कम है ना, बेच देंगे। तो बेच देते हैं, तो बेचने के लिए क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसको फिर से घर में बैठ के अच्छे से समझना, तुम संस्कार थोड़ा शांत रहो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआई, अमाउंट कितना है, 22,500। अब क्या करोगे, ये तो इन्वेस्टमेंट को बेच दिए, बेच के पैसा ले लिए। अब डिवेंचर को रीपे कर देते हैं। तो डिवेंचर्स रीपे करेंगे तो 10% डिवेंचर्स है, एंट्री होगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम तो है नहीं, टू डिवेंचर होल्डर्स।
अमाउंट इज 3 लाख। देन दूसरी एंट्री इज डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 3 lakhs। बस, बट एज पर द सम ने ये एंट्री आपसे डिमांड नहीं की है। सम ने बोला इन्वेस्टमेंट परचेज करोगे, इन्वेस्टमेंट बेचोगे, वो सारी एंट्रीज बताओ। डिवेंचर रिडेम्पशन की एंट्री नहीं पूछा है, तो ये एंट्री तुमसे सम में नहीं पूछी गई है। अब अपने आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। आपको 31 मार्च 20 को 1500 डिवेंचर को रिडीम करना है। उसके लिए आपको 30 अप्रैल 19 तक, लास्ट 30 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल 19 तक 15% इन्वेस्ट करना है। आप नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप तो मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, नहीं करना है तो रिडीम कर दें। तो आप 31 मार्च 20 को रिडम्पशन की एंट्री पास करोगे। देखो ये एंट्री आप जो पास करने वाले हो, कब पास कर रहे हो? डिवेंचर रिडम्पशन की एंट्री है ये 31 मार्च 20 को पास हो रही है। अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पे आप 1500 डिवेंचर रिडीम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1500 इंटू 100 मतलब 1.5 लाख, राइट ना? वैसे सब में ये एंट्री पूछा नहीं गया है। अगेन आप क्या करेंगे सर? फिर से हम लोगों को 31 मार्च 21 को 1500 डिवेंचर रिडीम करने हैं, तो उसके पहले जो लास्ट 30 अप्रैल आएगी मतलब 30 अप्रैल 20 तुमको इन्वेस्टमेंट करना है? नहीं करेंगे क्योंकि हम मेंटेन कर रखे हैं, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम रिडीम तो करेंगे, लेकिन यहां पे रिडीम करते समय किस दिन रिडीम कर रहे हो? 31 मार्च 21। अब तो फर्दर रेकरिंग इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए ना, आप 31 मार्च 21 को इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे। 31 मार्च 21 इन्वेस्टमेंट बेच दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड। इस कंसेप्ट को ठीक से समझ लेना घर में बैठ के। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू DRI। कितना इन्वेस्टमेंट बेचना है? कितना बचा हुआ है? 22,500। अब क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट तो बेच दिए, डिवेंचर्स को रीपे कर दो। डिवेंचर होल्डर्स को रीपे कर दे रहे हैं, और डिवेंचर होल्डर्स को रीपे किस दिन कर रहे हैं? 31 मार्च 21। अमाउंट चेंज होगा क्योंकि आप जो रीपे कर रहे हो 31 मार्च 20 को, वो 1500 डिवेंचर्स का ही रीपेमेंट कर रहे हो। तो 1500 मतलब कितना हो गया? 1.5 लाख। ये जो एंट्री तुम लोगों को रेड ब्रैकेट में दिखाई दे रही है, वो एंट्री सब में नहीं पूछी गई है, ठीक है, इसीलिए हम उसको रेड ब्रैकेट में डाल। दैट इज द थिंग। ये कंसेप्ट था रिडम्पशन और डिवेंचर्स का, और सम अपना कंप्लीट हो चुका है, कंसेप्ट भी कंप्लीट हो चुका है। एक बार पूरे पार्ट को गो थ्रू कर लेना और अल्टीमेटली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।